ओके चलो ध्यान दो, स्टार्ट करते हैं न्यू क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था हमने मोशन प्लेन में? 5 हो गया था, 6 अभी स्टार्ट करने जा रहा है बराबर। क्वेश्चन ऐसा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कौन सा एक्सेलरेशन? नेट एक्सेलरेशन बराबर। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, यही सेम डेरिवेशन तुमको 12th में भी है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन एक्चुअल में तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ना ये लोगों ने नेट एक्सेलरेशन नहीं दिया है, उधर उन्होंने सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन निकाल के दिया है बराबर। लेकिन आधा इन्फॉर्मेशन से अच्छा पूरा इन्फॉर्मेशन रखो, क्योंकि तुमको सम जेडब्ल्यू का सॉल्व करना है बराबर। तो उसका प्रैक्टिस चालू हो गया तो उसमें तुमको ये सब आना चाहिए। तो नेट मतलब एक्चुअल में 2 टाइप का एक्सेलरेशन रहता है बराबर। एक रहता है जब भी कोई, अच्छा नेट एक्सेलरेशन कब निकाल रहे तुम लोग? यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म, समझा? नेट हमेशा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही आता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन रहता है, वो है रेडियल एक्सेलरेशन। याद रहेगा, इस समय तुमको ओरल में पूछेगा बराबर, समझा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन रहता है? सिर्फ रेडियल। रेडियल मतलब जो रेडियस के अलॉन्ग रहता है, ध्यान दो सब लोग। हाँ, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसमें दोनों एक्सेलरेशन आता है, रेडियल भी आएगा और टेंजेंशियल भी आएगा। याद रहेगा दो नाम। नॉन यूनिफॉर्म में कौन सा 2 एक्सेलरेशन रहता है? रेडियल और टेंजेंशियल बराबर। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ही रहता है, कौन? रेडियल, समझा? हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग नॉन यूसीएम कर रहे हैं ना, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो डेरिवेशन दिया है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है, वो मैं लास्ट में आराम से इसे बना देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट करते हैं। डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टफ भी है, तो ध्यान से एकदम देखना, बेसिक वगैरह तुमको एकदम अच्छे से आना चाहिए, तो जाके हम लोग बना सकते हैं। देखो ये एक सर्कुलर पाथ दिखाई दे रहा है बराबर। हाँ, एक ये सर्कुलर पाथ हुआ, इसका समझो हम लोग कुछ सेंटर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया इतना, अपनी और भी डेरिवेशन करना है। देखो थोड़ा छोटा करता हूँ मैं, क्योंकि हमको और भी डेरिवेशन करना है। ध्यान दो, बात मत करो। बराबर, एक सर्कुलर पाथ, और इसमें हम ना कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऐसा ओरिएंट करते हैं कि जिससे तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो ओरिजिन है ना वो बराबर सेंटर पे आएगा, समझा? इमेजिन द एक्सिस ऑफ रोटेशन is oriented in such a way that it coincides with the center। जो एक्सिस है ना तुम्हारा एक्सिस, हाँ, वो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम लोग ऐसा ओरिएंट करने जा रहे हैं कि बराबर उसका ओरिजिन कहाँ पे आएगा? सेंटर में। इमेजिन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज ओरिएंटेड इन सच अ वे दैट इट्स ओरिजिन कोइंसाइड्स विद द सेंटर। सेंटर से देखो इसका दिख रहा है बराबर, सेंटर पे आया ना ओरिजिन, वही ओरिजिन है, वही सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? बोलो। ठीक है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जैसा डेरिवेशन दिया ना ठीक है, लेकिन क्या मालूम है उसमें तुमको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, समझा? तो मैं तुमको थोड़ा अलग तरीके, थोड़ा अच्छी तरीके से बताता क्या हो रहा है वहां पे। सुनो, तो हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि समझो यहाँ पे एक पार्टिकल है बराबर, ये एक पॉइंट पे क्या है हमारा? एक पार्टिकल, सर्कुलर मोशन हो रहा है, कोई भी एक डायरेक्शन ले लो, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं हम लोग। चलो, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुम्हारा मोशन हो रहा है बराबर प्रॉपर, और ये एक्स एक्सिस और ये कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस बराबर। एक पॉइंट पी है मेरे पास, पॉइंट पी है, ठीक है। चलो, तो ये पॉइंट पी को हम लोग ज्वाइन करते हैं बराबर सेंटर से, और देखते हैं क्या होता है। समझो ये सेंटर से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ये दिख रहा है बराबर, ये पॉइंट को किससे ज्वाइन कर दिया? सेंटर से। हाँ, जब मैंने पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दिया है तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है बराबर। ये जो एंगल है मैं इसको लेता हूँ थीटा, चलेगा? थीटा क्या है? समझा थीटा क्या है? ओके, तो थीटा तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं अगर तुम लोग यहाँ से मोशन यहाँ से चालू हुआ है तो। चलो, तो एक थीटा हो गया। अब मैं ना ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेता हूँ, ऐसा एज्यूम करते हैं कि पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है हमारा P वो है x1 और y1, ऐसा एज्यूम करते हैं कि x1 और y1 हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P है। देख लो, ये सब कुछ ओरल में पूछा जाएगा तो तुमको आना चाहिए, व्हाट वाज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ये सब आना चाहिए ना। हाँ, अब इसको मैं देखो, इससे एक लाइन को मैं बराबर x एक्सिस पे लेता हूँ ऐसा, और इससे सेम एक लाइन को लेता हूँ ऐसा y एक्सिस पे बराबर। समझा पॉइंट कैसा? अच्छा, अब बताओ, अगर ये पॉइंट, ये दिख रहा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, तुम बोलो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस को क्या बोलते हैं हम लोग? y कोऑर्डिनेट। चलो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस y कोऑर्डिनेट है, मतलब क्या है? y1 बराबर ना, समझा? और एक
डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होता है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हारा x1 है, ठीक है, आवाज मत को ध्यान दो, ये y1 है, ये कितना है, अगर ये x1 है तो ये इतना क्या रहेगा, सेम ही है ना, तो ये भी तुमको बोलो क्या मिलेगा यहाँ पे, समझा, ये x1 y1 ला कहाँ से रहा है मैं, समझा। चलो तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और सब वो प्रॉपर वैल्यू निकालते हैं, x1 और y1 का प्रॉपर वैल्यू निकालते हैं। देखो तो अगर मुझे इनका प्रॉपर वैल्यू चाहिए तो मुझे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि समझो मुझे x चाहिए, x1, तो ये ट्राइंगल का x1 क्या है, एडजेसेंट में आ रहा है तो मैं कॉस लगाएगा। सेम अगर मुझे y1 चाहिए तो ये ट्राइंगल के अपोजिट में आ रहा है तो साइन लगा देंगे। चलो ट्राइंगल कुछ नाम ले लेते हैं, यहाँ पे नाम दिया है OAP, बराबर, तो OAP नाम ले लेते हैं, अपने मन से कुछ भी नाम ले सकते हैं, जरूरी नहीं है, बराबर। ये O, ये A और ये P, बराबर। करते स्टार्ट, बोलो अगर मैं इन ट्राइंगल OAP आता हूं, इन ट्राइंगल OAP x1 निकालने के लिए क्या लगाओ, cos थीटा, बोलो cos का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन, अच्छा ये हाइपोटेन्यूज रेडियस ऑफ सर्कल रहेगा ना r, बराबर ना, बोलो cos थीटा का आंसर क्या आएगा, अरे बोलो भी तो, x1 बाय r, तुमको क्या निकालना था वैसे, x1 बताया ना कोऑर्डिनेट, तो बताओ x1 का आंसर r cos थीटा, समझा कैसे निकाला x1 का आंसर। थोड़ा नीचे लिखते हैं, ध्यान दो सब लोग बॉयज, तुम स्पेशली तुम लोग ध्यान दो एकदम अच्छे से, x1 का आंसर क्या है, r cos थीटा, बराबर। चलो अब x1 मिल गया तो y1 भी निकाल लेते हैं, तो अगर मुझे y1 चाहिए तो तुमको अपोजिट मतलब क्या लगाना पड़ेगा, साइन थीटा, वो क्या रहता है अपोजिट, अपोजिट y1 है अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज r है, बोलो y1 का आंसर r साइन थीटा ना, यहाँ का डिवाइड यहाँ जाता है तो इंटू होता है, तो r इंटू साइन थीटा, समझा, वैल्यू आ गया ना। बोलो तुमको x1 y1 दोनों मिल चुका है, बोलो x1 का आंसर, x1 का आंसर r cos थीटा और y1 का आंसर r साइन थीटा, समझ में आ रहा है सबको, समझना ही है, बराबर, समझा नहीं कैसे आया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, समझो ये क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो ये पार्टिकल, देखो इधर तुमको वैसे क्या निकालने बोला, नेट एक्सेलरेशन ना, नेट एक्सेलरेशन, तुम्हारे सिलेबस में नेट नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन है, बराबर, तो तुमको लास्ट में रेडियल एक्सेलरेशन निकाल के दिखाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो तो यहाँ पे अगर समझो मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, नेट ना, नेट मतलब नेट एक्सेलरेशन कब रहता है, नॉन यूसीएम में रहता है कि यूसीएम में रहता है, नॉन, नेट में दो आता है ना, कौन सा दो आता है, रेडियल और, नाम में ही है रेडियल एक्सेलरेशन, मतलब वो एक्सेलरेशन जो अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट होता है, बराबर, ऐसा कुछ AR समझ आ रहा है, अंदर एक्ट होएगा ऐसा AR ना, ऐसा, ये कौन सा एक्सेलरेशन है, रेडियल, नाम दे दूं AR, अरे रेडियल है ना, और A क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन है, सिंपल लॉजिक है, AR मतलब रेडियल एक्सेलरेशन, सिंपल। मैंने बताया और एक एक्सेलरेशन रहता है टेंजेंशियल, नाम में ही है टेंजेंट, तो टेंजेंट के डायरेक्शन में आएगा ना, ऐसा समझ आ रहा है, अरे देखो ऐसा, ये कौन सा नाम बताओ, क्या दूं, A मतलब क्या रहेगा एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल नाम क्या दूं, AT दे दूं, समझा, समझ में आ रहा है, AT और AR समझा क्या क्या है, AT का नाम, AT का नाम AT टेंजेंशियल, और AR का नाम रेडियल, हमको चाहिए नेट, हमको क्या चाहिए, तो नेट एक्सेलरेशन ना यहाँ किधर तो आएगा, सोचो ना ऐसा, ये एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, तो इसका याद है इधर बनता है पैरेललोग्राम, भूल गए क्या, पैरेललोग्राम, और ये तुम्हारा मेन ये रहता है ना नेट एक्सेलरेशन, ये इधर आएगा, समझा, तो इधर जगह नहीं था मैंने, यहाँ पे देखो बीच में से ऐसा कुछ आएगा, समझा, ऐसा रहेगा नेट एक्सेलरेशन का, और हमको नेट निकालना है। चलो चालू करते हैं काम, तो AR AT, बराबर, एक काम करते हैं, यूनिट वेक्टर निकाल के ले लेते हैं, पहले यूनिट वेक्टर निकाल के रखते हैं। देखो तो यूनिट वेक्टर रेडियस का, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये जो मैं ये ग्रीन कलर का वेक्टर बना रहा है, ये रहेगा ER कैप, क्या रहेगा वो, R मतलब रेडियस वेक्टर का है, यूनिट वेक्टर, और कैप मतलब यूनिट वेक्टर ना, ER कैप बता दूं, ER कैप है यूनिट वेक्टर ऑफ रेडियस वेक्टर, समझा, ER कैप क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन बताता ना यूनिट वेक्टर, देखो डायरेक्शन बता रहा है, बराबर ना, हाँ,
ऐसा ही तुमको ईटी कैप भी मिलेगा, ईटी कैप भी वैसे रहता है, वो बताऊंगा तुमको ईटी कैप। अभी ईटी कैप नहीं बताना आएगा, अभी ईआर कैप बता सकते हैं। देखो ईआर कैप का अगर मुझे आंसर लिखने का है तो सबसे पहला पॉइंट वही निकालेगा। देखो सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, यूनिट वेक्टर। ध्यान दो, कल के ओरल में ये सब रहेगा। यूनिट वेक्टर ऑफ कौन सा वेक्टर? रेडियस। क्या नाम है उसका? ई आर कैप। ये है यूनिट वेक्टर ऑफ रेडियस वेक्टर। हाँ, इसका आंसर देखो। एक बात बताओ, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 रहता है। चलो मैं एक वेक्टर लिखता है और तुम बताओ कि वो राइट है कि नहीं। मैं लिखता हूं ई आर कैप का आंसर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, बराबर। ये मैंने लिखा है ई आर कैप। अगले सर आया कैसे? बराबर देखो, आर दिख रहा है, हटा दिया, आर दिख रहा है, हटा दिया। एक्चुअल में इसका जरा मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड निकालने आता है? कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने आता है? नहीं मालूम है? देख लो, अगर तुमको कोई भी वेक्टर का जैसे कि तुमको तुम्हारे पास ई आर बाई, देखो ये ना, इसका तुमको मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए था? 1 आता है ना। चलो देखते हैं मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। अंडर रूट के अंदर आई कैप के बाजू वाले का स्क्वायर करने का रहता है, बराबर, प्लस जे कैप के बाजू वाले का स्क्वायर करते। कितना आ रहा देखो जरा, 1, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 आया ना, मैग्नीट्यूड 1, मतलब राइट लिखा है मैंने यूनिट वेक्टर। और वो कॉस और साइन कहाँ से आया? ये देखो ना, यहाँ से। अरे इतना समझो, आर का वैल्यू 1 ले लिया बस, समझा? यूनिट सर्कल है, समझो ऐसा समझा। ये कैसे निकाला? यूनिट वेक्टर ऑफ रेडियस वेक्टर। बोलो अब इसके बाद मैं ना तुमको एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा अलग तरीके से बताना, थोड़ा लेवल बहुत हाई समझो, जेडब्ल्यू के लेवल से पढ़ा रहा है तुमको मैं यहाँ पे। देखो ये दिख रहा है, ये वाला वेक्टर 80, तुमको बताया था मैंने, कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन जो भी होता है उसके अलोंग अपन उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्शन सेम होना चाहिए बस, खाली ना ऐसा। हाँ, तो मैं ये 80, ये दिख रहा है 80 बार होना चाहिए एक्चुअल में, 80 बार और ए आर बार, क्योंकि वेक्टर ना, तो 80 बार को यहां से प्रोजेक्ट करता है इधर, समझा? समझा क्या? दिख रहा है, यहां से डायरेक्टली उसको किधर प्रोजेक्ट कर लिया मैंने? यहां। समझ रहा है कि तुमको क्या कर रहा है? थोड़ा हाई लेवल का मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री है, देखो लेकिन समझो। बराबर क्यों कर रहा है मैं ऐसा? क्योंकि मेरे पास 80, देखो जैसे ई आर कैप निकाला ना, अरे ए आर के लिए मैंने ई आर कैप निकाल के रखा है, 80 के लिए ई टी कैप आना चाहिए। वो ई टी कैप इतना इजी नहीं है। देखो ई आर कैप मैंने कैसे निकाला, उसके डायरेक्शन में मुझे एक पॉइंट मिला, आर का वैल्यू 1 लेके बना दिया वेक्टर। लेकिन 80 बार के डायरेक्शन में कोई पॉइंट है क्या तुम्हारे पास? नहीं ना, समझा? मैंने अब 80 बार को यहां से यहां प्रोजेक्ट कर लिया है। अगर मैं कैसे भी करके ये वाला पॉइंट निकाल दूं तो मिल गया ना मेरे को, मैं ई टी कैप भी निकाल सकता है बहुत इजीली, समझा है? बोलो चलो वो पॉइंट निकालते हैं, उसको अलग कुछ नाम देते, समझो क्यू नाम दे दिया इसका। इसका नाम क्या है? क्यू। इसका नाम क्यू है। चलो सेम जो काम इधर किया वही काम वहां पे करते, देखते तुम्हारा दिमाग चलता है कि नहीं। सब कुछ लगेगा, मैथमेटिक्स सब पूरा लगने वाला है। ये बना दिया परपेंडिकुलर, बराबर, y2 नाम दूं और इसको क्यू मालूम है ना? अरे मालूम है तुमको ना, इधर देखो ना, x1 y1 तो उधर एक सेकंड पॉइंट है, x2 y2, बराबर। तो उसका कोऑर्डिनेट भी पहले से लिख देता हूँ कि कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, बताओ क्या बोला तुमने? q का कोऑर्डिनेट क्या लेना है हमको? x2 और y2, समझा? बोलो ठीक है। अब अगर समझो मुझे ये याद है कैसा निकाला था x1 y1, वैसे तुमको ये भी निकालने का है। लेकिन सबसे मेन चैलेंज है उसके लिए तुम्हारे पास यहाँ का एंगल होना चाहिए ना, ये वाला एंगल ही नहीं। देखो यहाँ पे थीटा था ना अपने पास, तो निकाल लिया। थोड़ा दिमाग लगाओ, ज्योमेट्री लगाते और देखते कितना आंसर आता है। देखो कोई मुझे देख के बता सकता है ये जो ग्रीन कलर से मैंने अभी किया उसका आंसर कितना रहेगा? थीटा ही रहेगा। कैसे थीटा रहेगा? नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल थोड़ी बन रहा है वहाँ पे, वो तो क्रॉस तो बनेगा ना। कहाँ हो रहा है वहाँ पे क्रॉस? इधर देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये कितने का बताओ? ये पूरा 90 में से ये पार्ट कितना है? थीटा ना, तो बचा कितना? 90 माइनस थीटा। ये इतना एंगल है 90 माइनस थीटा, ये पूरा एंगल कितने का है? अरे वो रेड वाला लाइन और ये ब्लैक वाला लाइन मिलके कितने एंगल बन रहा है? वो देखो ना, रेड वाला ये रेड और वो पीछे आर वाला ब्लैक, ये ना यहाँ पे ऐसा, ये कितने का एंगल है? 90 है वो। और कैसे 90 है? अरे भूल गए क्या? इसको पैरेलली प्रोजेक्ट किया था ना, इधर 90 है क्या? इधर
अरे टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस होता है बराबर। तो अगर इधर 90 है तो याद है जब इसको इधर लेके आएंगे तो इधर भी 90 बनेगा ना ऐसा। सुनो, तो हमको इतना मालूम पड़ा ये थीटा था, तो ये कितना था बताओ, ये 90 माइनस थीटा। देखो इसमें से ये थोड़ा सा एंगल ये दिख रहा है छोटा सा, ये कितना है 90 माइनस, ये कितना है फिर पूरा 90 का है ना, पूरा 90 का है, उसमें से थोड़ा पार्ट कितना है तो बचा कितना 90 माइनस थीटा ना, ऐसा करते हैं ना। तो माइनस डालो अंदर 90 माइनस 90 प्लस थीटा, मतलब कितना ये थीटा। लेकिन ये नहीं चाहिए मेरे को, इसके नीचे वाला चाहिए, वो कितना रहेगा 90 माइनस थीटा, समझा। हाँ यही था मेन लॉजिक। तो ये जो आंसर है ये है 90 माइनस एंगल, समझा। बोलो दिख रहा है, इधर था थीटा उधर गया तो वही काम पूरा वही है। बाकी तुमको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए तो तुम लोग सॉल्व कर लेंगे, इतना भी हार्ड नहीं है बराबर। चलो अब दूसरे ट्रायंगल में आते हैं। कौन सा ट्रायंगल देख लो, कल का ओरल है ये। कौन सा ट्रायंगल, अच्छा नाम देते हैं ओ, ये क्यू और इसको बी नाम देते हैं। बोलो इन ट्रायंगल ओ क्यू बी क्या लगाओ, मेरे को पहले x2 चाहिए, क्या लगाओ cos, एंगल कितना है अभी 90 माइनस थीटा। cos का आंसर होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कितने का है ये r ना, रेडियस है ना ये। अरे रेडियस देखो ना, पूरा रेडियस ही रहेगा वो हमेशा। तो बोलो क्या बनेगा बताओ, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू x2 बाय r। 90 पे चेंज होता है, होता है। cos क्या बन जाता है साइन थीटा, समझा। कौन से क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट में सब पॉजिटिव, तो साइन थीटा का आंसर x2 बाय, लेकिन हमको तो x2 चाहिए था, कितना r साइन थीटा। देखते चलो, ये सब कल का ओरल में है तुम्हारे लिए, एकदम ध्यान से। मैं सब पूछे तुमको कौन से ट्रायंगल में क्या लगाया था तो क्या मिला था। हाँ cos मिल गया, अब क्या लगाओ साइन। अरे y निकालने, y2 निकालने लगाना पड़ेगा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू, बोलो क्या लिखो y2 बाय r ना, 90 पे चेंज क्या हो जाएगा cos। कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट में सब चीज पॉजिटिव, तो cos थीटा का आंसर y2 बाय r, समझा। क्या चाहिए था तुमको y2 का आंसर r, अरे साइन था ना, नहीं cos ही ना, cos वाला चेंज हो गया था ना, समझा। थोड़ा दिमाग लगाओ, कौन सा क्वाड्रेंट है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में तो x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव रहता है ना। तुम्हारा x का आंसर क्या चाहिए था तुमको नेगेटिव, लेकिन आया क्या नेगेटिव। लेकिन मैं कहूँ कि नेगेटिव ही है तो हम लोग खुद से नेगेटिव ले लेंगे, समझा। समझा क्या, क्योंकि होता है ना, और y क्या रहता है y पॉजिटिव ही है। चलो बताओ तुमको कोऑर्डिनेट मिल चुका है q का, बोलो क्या मिला कोऑर्डिनेट माइनस r साइन थीटा कॉमा r cos थीटा, समझा। मिला ना। ये कोऑर्डिनेट से तुम लोग ने ER क्या बताया था ना, अरे R हटा दिया था ना। अब ये कोऑर्डिनेट से बोलो तुम लोग क्या बता सकते, बताओ AT के पैरेलल है ना, ET क्या बता सकते हैं, समझ में आ रहा है क्या। बोलो चलो क्या है वो ET कैप, क्या रहेगा बताओ। ET कैप को क्या बोलेंगे, हाँ यूनिट वेक्टर किसका, यूनिट वेक्टर ऑफ रेडियस नहीं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का ना, बराबर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर उसके अलोंग है ना। हाँ एक्चुअली में उसकी, ये भी उसकी जब दोनों उसके अलोंग ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है बराबर। तो यूनिट वेक्टर, क्योंकि मैं T लिख रहा ना T, तो टेंजेंशियल बोलना बहुत जरूरी है। यूनिट वेक्टर ऑफ टेंजेंशियल, बराबर ना, नहीं गलत होगा। हाँ टेंजेंशियल वेक्टर ना, यूनिट वेक्टर ऑफ टेंजेंशियल डिनोट कैसे करेंगे बताओ। देखो आप बहुत डेंजर डेरिवेशन है, स्टार्टिंग से ध्यान देते चलो, पूरा एंड तक जाएगा शायद वहां तक, ऐसा है। तो ET कैप बताओ जरा क्या रहेगा ET कैप, R हटा के बोलना बस, माइनस साइन थीटा I कैप प्लस cos थीटा J कैप, समझा। ER और ET कैप कैसा निकाला, समझा क्या। ये सब यूनिट वेक्टर है, ये सिर्फ क्या है हमारे लिए यूनिट वेक्टर। अब गेम एक्चुअल अभी चालू होएगा, समझा तुमको इतना क्या हुआ। हाँ तो ये मैंने ER कैप और क्या निकाल के रख दिया है ET कैप। चलो अब कुछ थियरी वीरी पॉइंट तुमको बताना पड़ेगा। याद है तुमको ऑलरेडी याद करा दिया मैंने, कंसिडर अ पार्टिकल, वो सब याद है। बोलो क्या था बताओ।
कंसिडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन सेंटर ओ रेडियस आर डिस्क्राइबिंग, यहाँ पे नहीं बोल सकते ना, एस तो आया नहीं बराबर। उसके आगे क्या था, इन टाइम इंटरवल था कुछ, हाँ एंटी क्लॉकवाइज तो है, तो एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। देखो क्या है पॉइंट, कंसिडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विथ सेंटर ओ रेडियस आर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बोलो चलो, बोलो बोलो क्या था, बताओ क्या बोले तुम लोग। हाँ वैसे ऊपर ही लिखना चाहिए था इसको, इधर लिखना, तुम लोग अगर लिखे तो यहाँ पे लिख देना, मैं पीडीएफ में तुमको सेंड कर दूंगा, लेकिन वो पॉइंट रहेगा बरा, ये दिख रहा है इसके ऊपर, ये मैथमेटिक्स के ऊपर थ्योरी एक्चुअल में आना चाहिए, समझा। या तो आजू बाजू किधर जगह रहेगा तो वहाँ पे लिख दो, एक ही साइड तुमने किया ना, एक साइड तुम्हारे पास जगह रहेगा शायद, वहाँ पे याद है ना पॉइंट क्या रहेगा, कंसिडर पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद सेंटर ओ रेडियस आर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये सब पीडीएफ में रहेगा, वो तुमको मिल जाएगा, वहाँ से लिख सकते हैं। ये समझा के बताओ दो, समझा। चलो अब हमको यहाँ पे अप्लाई करना है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबको मैथमेटिकल मेथड में याद है, सबसे पहला था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो मैथमेटिकल मेथड आना चाहिए, देखना तुमको लग रहा है ना कितनी बार यूज हो रहा है वो, हाँ तो सबसे पहले वो कंप्लीट कर लो, अगर नहीं आता तो पहले पढ़ के कंप्लीट कर लो। चलो तो यहाँ से हम लोग अप्लाई करते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या फिर डायरेक्ट भी तुमको यहाँ से बता सकता है मैं। देखो ये दिख रहा है आर बार, वैसे यहाँ पे कैपिटल आर नहीं लिया है, स्मॉल आर लिया है, स्मॉल आर से हमने यहाँ पे किया है, हाँ स्मॉल आर का पोजीशन वेक्टर है। देखो अगर पॉइंट पी दिखाई दे रहा है तुमको, पॉइंट पी दिख रहा है, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर लिखना है तो कैसे लिख, चलो उससे पहले मैं तुमको कुछ चीज सिखाता है। देखो ये पॉइंट ए से पास हो रहा है बराबर, ये वेक्टर, इसका कोऑर्डिनेट है x1 और y1। क्या कोऑर्डिनेट है, इमेजिन करो, तो ओरिजिन से जाता है ना ऐसा ओ ए बार, समझो मैं इसको नाम दे देता है आर बार, तो इसका आंसर रहेगा आर बार इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1। बोलने का मतलब है कॉमा में जो भी रहता है पहले के साथ आई कैप लेने का, दूसरे के साथ जे कैप, तीसरा भी है तो के कैप। वैसे हमारे पास 2 डायमेंशन में कर रहे हैं तो ये मत लो, इसका आंसर है ना मेरे पास, इसको लेंगे, समझा। ऐसा ही आर बार बताओ, आर बार मालूम है क्या रहेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। थर्ड पॉइंट क्या है, पोजीशन वेक्टर किसका, ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी का हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालने जा रहे हैं। फॉर्मूला तुमको एक है तुम्हारे सामने, बोलो आर बार का आंसर क्या लिखूं मैं, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, समझा, बोलो समझा ना। हाँ तुमको इंस्टैन्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है, ओमेगा का फॉर्मूला, बोलो क्या होता है, डी थीटा बाय, वो भी लगेगा यहाँ पे, इसके तुमको पहले पढ़ा दिया मैंने। चलो तो अब एक बात चलो पहले तुमको क्लियर कर दूं, मुझे जाना है नेट एक्सेलरेशन तक, कहाँ तक जाने का, नेट ना, तो कैसे जाएंगे सुनो। पहले तुमको सबसे पहला तुम्हारे पास होना चाहिए आर बार, है तुम्हारे पास, है, फिर तुमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो तुमको मिलेगा वी बार, बराबर, समझा। फिर वापस तुमको ये जो वी बार मिला ना, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो तुमको मिलेगा ए बार, समझा। बार बार रहने दो, डायरेक्ट ऐसा वी ए, समझा। ए तक तुमको जाना है, कहाँ तक जाने का, ए। अभी तुम लोग इधर है आर बार पे, एक बार डेरिवेटिव लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा, वी, और एक बार लगाएंगे तो ए तक पहुंचने का। डेरिवेटिव लगाना थोड़ा है बराबर, उसके तुमको डेरिवेटिव आना चाहिए डिफरेंशिएशन मैथ्स का। चालू करते हैं, चलो देखो तो समझ में आया ना क्या कर रहे हैं हम लोग। हाँ हमेशा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लगाएंगे आर बार को तो ही वी मिलेगा। याद है वो सब में तुमको मैं डी बाई डी क्यू कराया था, अंदर क्यू था तभी डी बाई डी क्यू कराया ना, इसमें अंदर टी दिखाई दे रहा है क्या, तो तुम लोग डी बाई डी टी लेंगे कैसे, समझा क्या बोला मैं, अरे बोलो। हाँ अंदर देखो ना, अंदर टी होना चाहिए ना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करने के लिए, तो अंदर टाइम बनाते हैं कैसे, देखो अगर वैसे नहीं बनाया तो भी चल जाना चाहिए, क्योंकि तुमको समझ में आना चाहिए कि वो थीटा क्या है। देखो एक बात बताओ, तुमको एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है ना, ओमेगा इक्वल टू, बोलो क्या है एंगुलर वेलोसिटी फॉर्मूला, ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी ना, ऐसा है। उस कभी समझो कुछ बड़ा ऐसा कुछ वैल्यू रहेगा तो डेल्टा डी वो सब हटा के मैं थीटा बाय टी भी ले सकता हूँ इसको, समझा, ऐसा भी ले सकते हैं। तो ओमेगा का आंसर थीटा बाय टी भी हो सकता है, तो यहाँ से थीटा का आंसर बोलो क्या आ जाएगा, ओमेगा इंटू टी। तो अगर मैं थीटा के जगह पे ओमेगा इंटू टी लिख दूँ तो अंदर टी बन गया ना,
अरे मैं क्यों कर रहा था, मेरे को अंदर टी दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं डी बाई डी टी लूँ कैसे? अंदर टी दिखा तो मैं ले सकता ना, तो अंदर टी लाने का रास्ता ये है, इससे तुमको अंदर टी मिल जाएगा। समझा? समझा फॉर्मूला क्या है? वैसे अगर ये नहीं भी यूज़ किया तो भी तुम लोग कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो करके दिखाता हूँ। वैसे बोलो, डेरिवेटिव में तुमको कंपोजिट सिखाया, कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव नहीं ना? चलो ठीक है, इधर देखो। तो सबसे पहला चीज तुमको मैंने क्या बताया, टी अंदर लाएंगे कैसे, बताओ टी अंदर कैसे आएगा? फॉर्मूला तुमको बताया जस्ट, क्या ओमेगा का फॉर्मूला क्या बताया? थीटा बाय टी। उधर से तुम लोग थीटा निकालने वाले ना, बोलो क्या बताया तुमको? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा टी। अंदर टी बना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बोलो आर बार का आंसर क्या रहेगा? आर, थीटा नहीं दिखना चाहिए, थीटा की जगह पे ओमेगा टी। बोलो आर कॉस ओमेगा टी आई कैप ना, बराबर, प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। समझा? बोलो समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो मैंने क्यों किया ऐसा तुमको समझा क्या? अरे मुझे डी बाई डी टी करना है, उसके लिए अंदर टी चाहिए, टी नहीं था, मैंने टी बना दिया। अब समझा? अब बोलो क्या करूं? अब क्या मैं डी बाई डी टी लूँ, मतलब डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम? डेरिवेटिव का फॉर्मूला आता है, आता ना सबको? देखो जब भी मैं डेरिवेटिव लेगा कॉस का, कॉस ओमेगा टी का, तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ओमेगा टी। समझा? बोर्ड में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉस का फॉर्मूला रहता है माइनस साइन, डेरिवेटिव ऑफ कॉस उधर एंड में देखा, देखो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव उधर एक्स के साथ लिखा है, यहाँ पे एक्स नहीं, यहाँ पे दो टर्म है ना। डेरिवेटिव ऑफ कॉस होता है माइनस साइन, सेकंड देखो ना उधर लिखा है ट्रिग्नोमेट्री, उसके नीचे है बराबर। तो जैसे डेरिवेटिव ऑफ कॉस माइनस साइन होता है, लेकिन याद रखो वो जो तुम्हारे उधर बोर्ड पे लिखा हुआ फॉर्मूला है वो डी बाई डी टी ऑफ कॉस एक्स है ना, इसका आंसर होता है माइनस साइन। ये दो माइनस, ये देखो ये दो मैच होना चाहिए, ये एक्स और ये एक्स मैच होना चाहिए, तो डायरेक्ट आंसर आता है। देखो वो फॉर्मूला ऐसे ही है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का आंसर क्या रहता है? उधर ये दो चीज मैच होता है, हमारा मैच हो रहा है क्या? नहीं, तो ऐसा एज्यूम करो कि मैच हो रहा है बराबर। और जब भी हम लोग कोई एज्यूम करते हैं तो उसका डेरिवेटिव तुमको फिर से लेना पड़ता है बराबर। डी बाई डी टी जिसको तुमने एज्यूम किया, एज्यूम किसको किया था? ओमेगा टी। ये समझ में आया जो मैंने क्या बोला यहाँ पे? ये कब करते बताओ ऐसा? जब मैच नहीं हो रहा है, तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो मैच हो गया, ऐसा एज्यूम किया, और एक बार एज्यूम किया तो उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाने का। जैसे यहाँ पे कॉस एक्स था तो आंसर आया माइनस साइन एक्स, तो कॉस ओमेगा टी रहेगा तो आंसर क्या आएगा? माइनस साइन। लेकिन जिसको एज्यूम किया था उसका डेरिवेटिव फिर से लो और मेन आंसर से मल्टीप्लाई करो। समझा ये चीज? कॉस का आंसर माइनस साइन आता है, वैसे बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, देखो जरा वहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स, बराबर ना। सेम लॉजिक इधर भी लगेगा, डी हमारे पास तो डी बाई डी टी, देखो ना हमारा डी बाई डी टी में साइन ओमेगा टी आएगा ना, बराबर। डी बाई डी टी ऑफ क्या आएगा? साइन ओमेगा टी। क्या मैच हो रहा है क्या? तो लेकिन हमको मालूम है क्या करने का, हम एज्यूम करके सॉल्व करेंगे। साइन ओमेगा टी, इसके हिसाब से बताओ आंसर क्या आएगा? कॉस ओमेगा टी। अरे एक्स के लिए एक्स था तो ओमेगा टी के लिए ओमेगा टी आएगा ना, सिंपल है। लेकिन जिसको भी तुमने एज्यूम किया है उसको फिर से लो डेरिवेटिव और मेन आंसर से मल्टीप्लाई ना। तो बोलो क्या करो, इनटू बोलो क्या लिखूं यहाँ पे? डी बाई डी टी ऑफ जिसको तुमने एज्यूम किया था, ये ना। समझा? यही चीज यहाँ पे करने वाला हूँ बराबर। बोलो समझ में आ रहा है? चलो इधर आ जाओ, मैं डिफरेंस ये सब डेरिवेटिव में सिखाया हुआ चीज़ है, शायद ये तुमको कंपोजिट फंक्शन नहीं आया था, ये 12th में आ जाएगा, लेकिन डेरिवेशन में तो लगता है, तो सीख लो। समझा? अरे क्या करने का है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है और जिसको भी एज्यूम किया उसका डेरिवेटिव फिर से निकालो, मेन आंसर से मल्टीप्लाई कर दो। समझा? ज़्यादा दिन दूर नहीं है तुम लोग 12th से, थोड़े दिन में तुम्हारा 12th भी चालू हो जाएगा, तो सब सीखो ये सब बराबर। बोलो क्या करूँ? 4th पॉइंट, डिफरेंट आर बार से, आर बार है ना तुम्हारे पास, सेकेंड स्टेप क्या करूँ? डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नीचे टी है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, नीचे एक्स होता तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलो क्या लिखो बताओ? डिफरेंशिएटिंग किसको? अरे किसको लेकिन कर रहे? डिफरेंशिएटिंग, हाँ डिफरेंट